So in our last class we have seen the basics of gravitation, जिसमें हमने फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, एंड वो सब देखा था. कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा था. देन ये भी देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फिर हमने सर्कुलर मोशन देखा था, एंड सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें डिस्कस की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है. ठीक है, now if we talk about the examples of both, ठीक है, so if I talk about the examples किसके किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के. ठीक है, नाउ अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रोलर कोस्टर राइड की बात करूँ. सो इफ़ दिस इज़ द पाथ ऑफ दैट रोलर कोस्टर, कि इसके ऊपर से ये रोलर कोस्टर ऐसे है, ये मूव करते हुए आगे ऐसे जा रहा है. ठीक है, एंड सपोज दिस रोलर कोस्टर मूव्स फ्रॉम हियर लाइक दिस. ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा कंसिडर करूँ कि यहाँ पे जब ये रोलर कोस्टर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो काइंड ऑफ एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ना. तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग, एक फोर्स है जो उसको एक तो नीचे की तरफ खींच रही है. ठीक, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा इट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में रेड से ड्रॉ करता हूँ. ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो मेरा सर्कुलर पाथ है, इसके सेंटर की तरफ वो फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसके सेंटर की तरफ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. वेयर एज एक फोर्स इसको बाहर की तरफ भी धक्का दे रहा होगा. ठीक है, जब रोलर कोस्टर पे बैठोगे ऐसा लगेगा हवा में उड़ने वाले हो, लेकिन वो सीट बेल्ट होती है, उसकी वजह से तुम चिपक के रहते हो, है ना, उस रोलर कोस्टर से सीट पे अपने. तो एक ऊपर की तरफ या फिर बाहर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और अंदर की तरफ जो फोर्स तुमको लग रही है, जो तुमको चिपका के रख रही है उस रोलर कोस्टर से, दैट इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, वैसे ही अगर तुम एक सर्कुलर या फिर सर्कुलर नहीं बोल सकते, सपोज एक रोड है, ऐसे जा रहा है, देन सडनली हैव टू टेक अ टर्न लाइक दिस एंड देन ऐसे मूव करना है ना. देन व्हाट विल हैपन, तुम्हारी कार है भाई ऐसी, ये कार जा रही है और यहाँ से सडनली तुमने बहुत लंबा टर्न ले लिया, बहुत बड़ा एक टर्न ले लिया. ठीक है, तो क्या होता है जब कार में बैठे हुए रहोगे और इस तरफ देखो, अगेन यू आर गोइंग टू मूव इन काइंड ऑफ अ सेमी सर्क्यूलर पाथ. फिर मैं इसको अगर पूरा पाथ कंसिडर करूँ तो कुछ इस तरह का लगेगा, है ना. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसी कार एकदम से टर्न लेती है, तुमने देखा होगा बहुत बार एक्सपीरियंस क्या होगा, तुमको एक आउटवर्ड जर्क लगता है, मतलब तुम बाहर की तरफ ऐसा लगता है तुम गिरने वाले हो, दरवाजे से बिल्कुल चिपक जाते हो कार के, है ना. कार बोलो, बस बोलो, है ना, उसकी जो दीवार रहेगी बस की या फिर जो दरवाज़ा रहेगा कार का, उससे तुम चिपक जाते हो एकदम से, जब हम एकदम से टर्न लेते हैं तब. ठीक, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज़ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेन. ठीक है, तो ये अगेन कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के. सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वही रहेगा कि एक पत्थर है, पत्थर को तुमने रोप से बांधा है एंड यू आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग इट लाइक दिस. तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल. आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, है ना. नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पूरे चैप्टर में से आई वुड से बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया ये टॉपिक है. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, लाइक होता क्या है जब तुम प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करो. इफ़ you have ever seen that motion of a planet, मैं वीडियो में एक और एनिमेशन समथिंग डालूँगा, आई थिंक दैट इज़ विजिबल टू यू राइट नाउ. सो यू कैन क्लियरली सीन किसी की जो प्लैनेट्स है जब सन के अराउंड घूमते हैं. ठीक है, तो मोस्टली वी कंसिडर कि जिस भी ऑर्बिट में वो प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड गोल घूमेंगे, इफ़ दिस इज़ सन एंड ऐसे कुछ ऑर्बिट्स हैं जिसमें प्लैनेट गोल गोल घूमेंगे, सो मोस्टली हम ऐसे ऑर्बिट को सर्कुलर कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है, ये कौन सा मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, तो
कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो, बिकॉज देखो हम ग्रेविटेशन सीख रहे हैं। अब यू नो कि सारे प्लैनेट्स, सन और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सारे प्लैनेट्स एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हैं, है ना। मतलब स्पेसिफिक पाथ इन द सेंस तुम देख रहे हो कि जैसे अर्थ है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ। अर्थ का ऐसा है क्या, कभी 3rd नंबर पे चली जा रही है, कभी घूमते फिरते 4थे नंबर पे चली जाएगी सन से। हमको पता है ना, सन से जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस होता है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे, है ना। तो अर्थ का नंबर 3rd है ना। अब वो अपने एक स्पेसिफिक पाथ पे गोल गोल घूमती रहेगी ना, अपना ही एक स्पेसिफिक पाथ है, इसी पे ऐसे चक्कर लगाती रहेगी अर्थ, ठीक है। क्या ये इस रास्ते को छोड़ के कहीं शिफ्ट नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक पाथ पे घूम रही है, एंड दैट स्पेसिफिक पाथ इज़ नथिंग बट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। ओके, सो ये जो एक साइंटिस्ट थे केपलर, ठीक है, उसका सरनेम है एक्चुअली केपलर। सो ही स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है, कि प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, क्या वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों को उसने स्टडी किया, एंड ही केम अप विथ 3 लॉज ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, देखो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ गया है, मतलब समझ जाता है मेरे समझाने से, तो वेरी मच बेटर। बट कुछ स्टूडेंट्स को आई हैव ऑब्जर्व कि ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इमेजिन करना, कंसिडर करना कभी कभी डिफ़िकल्ट जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो लॉज वगैरह होते हैं इसको आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है। रट्टा इन द सेंस मैं यूजुअली रट्टा मारने तो नहीं कहता हूँ, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसको कंसेप्ट समझने में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत जाती है, एंड अगर ऐसे कोई लॉज वगैरह आते हैं तो यू आर फ्री टू जस्ट लर्न इट आउट, ठीक है। सो इट इज़ अप टू यू, अगर समझ जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं समझता है तो आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप या फिर इज एन इलिप्स या फिर इज इलिप्टिकल, एंड द सन is located at one of the foci, ठीक। आई नो पढ़ते से एकदम दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है, बट ध्यान दो क्या बोल रहा है, इसको ब्रेक करते हैं हम, 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल, ठीक है। ऑर्बिट मतलब अभी बताया, जिस स्पेसिफिक पाथ में कोई प्लैनेट घूमेगा उसको तुम बोलोगे ऑर्बिट, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जिस भी ऑर्बिट में कोई प्लैनेट घूमता है वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, वो कैसा होता है, वो होता है इलिप्टिकल या फिर इलिप शेप का होता है। अब भाई इलिप्स क्या है ना, तो देखो आपके बुक में भी ये चीज़ एक गिवन है, जैसे बर्थडे वाला कैप होता है ना, बर्थडे वाली टोपी होती है, उसको तुम अगर ऐसे सीधे में कट करोगे, है ना, सीधे प्लेन में कट करोगे, मतलब इस तरह का एक प्लेन है, इस तरह का एक प्लेन है, इसमें तुमने कट किया, सीधा सीधा कट किया, तो तुमको बीच में एक सर्कल मिलेगा, है ना। मतलब वो जो टोपी को काट दोगे ना तो ऐसा छोटा वाला कोन बनेगा, तो बीच में देखो ऐसे नीचे में सर्कल बन रहा है ना, मैंने शेड किया उसको। बट इसी कोन को, इसी बर्थडे वाली टोपी को इफ़ यू कट इन अ स्लैंटेड मैनर, ठीक है, दिस इज़ योर बर्थडे वाली टोपी, एंड अब इसको तुमने ऐसे स्लैंटेड मैनर में कट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो सर्कल मिलेगा वो ऐसे थोड़ा सा खिंचा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसा लंबा वाला सर्कल मिलेगा, ठीक है। दिस शेप इज़ नोन एज इलिप्स, ठीक है। अब जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है, वैसे ही इलिप्स के 2 पॉइंट्स होते हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर नोन एज द फोकस। एक रहेगा तो फोकस, एक से ज़्यादा रहेगा तो फोकाई, ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल, जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, जो शेप है या फिर जिस पर्टिकुलर पाथ में वो मूव करता है, उसके उस पाथ का जो शेप है वो इलिप्टिकल है, ये चीज़ बोला, ठीक है, इस तरह का, ठीक। एंड सेकेंड थिंग, द सन इज़ लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो अगर ये एक इलिप्स है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये
एक पॉइंट को मैं F1 बोलता हूँ, एक पॉइंट को मैं F2 बोलता हूँ, ठीक है। तो एक किसी भी एक जगह पे सन का पोजीशन रहेगा, ठीक है, और जिस भी पाथ में ये प्लैनेट मूव करेगा वो इलिप्टिकल होगा, ठीक है। वेरी सिंपल। डायग्राम की अगर बात करूँ तो यू कैन सिंपली ड्रॉ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह से। इसमें सन को किसी भी एक फोकस पे रख दो एंड एक प्लैनेट दिखा दो, ठीक है। सो सपोज दिस प्लैनेट इज ए, इसका नाम ए दे दिया, ठीक है। ये डायग्राम इनफ है फर्स्ट लॉ के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ। So let us give the heading Kepler's second law. This is known as law of equal areas. Law of equal areas. Now if you talk about this law, ये जो law है इसके नाम में ही तुमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं we have to discuss about the area, ठीक है। अब पहले इसका स्टेटमेंट लिखो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal areas in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है। अब इसका देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, हम फिर से क्या करेंगे, साइड में एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, तो इस तरह से एक सुंदर सा इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाओ। यहाँ पे तुम कहीं सन बना लो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम एक प्लैनेट बनाओ। प्लैनेट को मैं थोड़ा सा दूसरा रंग का प्लैनेट बनाता हूँ, लाइक दिस इज द पिंकी प्लैनेट, ठीक है, पिंकी प्लैनेट। नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट लिटिल बिग। पिंकी प्लैनेट को थोड़ा सा बड़ा करते, ओके। सो ये पिंकी प्लैनेट है। पिंकी प्लैनेट में ज़मीन नहीं है क्या, थोड़ी सी ज़मीन बनाने दो मुझे। So this pinky planet is at some distance from sun, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम स्टेटमेंट की बात करो, क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। इसका मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो प्लैनेट, इस प्लैनेट पिंकी को, P फॉर पिंकी, ठीक है, प्लैनेट पिंकी को इस सन से जॉइन कर रहा है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है। इट विल स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्वीप मतलब क्या, झाड़ू मारना, है ना। तो यही लाइन है ना। अब देखो एक चीज़, स्वीप का मतलब समझो झाड़ू मारना, राइट। अब देखो ये प्लैनेट पिंकी एक ही जगह रुका रहेगा क्या, नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना। तो जो प्लैनेट पिंकी है, सपोज 100 डेज़ के बाद में प्लैनेट पिंकी मूव्स फ्रॉम दैट पोजीशन P, इसको मैं P1 बोलता हूँ, ठीक है, फ्रॉम पिंकी 1 टू पिंकी 2, है ना। तो ये जो प्लैनेट है भाई, अब ये पोजीशन P2 पे आ चुका है। अब ये जो लाइन थी जो इस प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही थी, अब वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, है ना। अब देखो ये जो लाइन है P1S, अब ये मूव होते होते कहाँ पे चली गई होगी, P2S, इस पोजीशन पे चली गई ना। तो इस दौरान इसने कुछ एरिया कवर किया होगा। ये एरिया मैं शेड करता हूँ यहाँ पे, ये एरिया कवर किया होगा। और हम सपोज कर लेते हैं इसने ये जो एरिया है इसको 100 डेज़ के अंदर कवर किया, 100 डेज़ के अंदर कवर किया। अब इसी प्लैनेट पिंकी को इफ़ आई ऑब्जर्व फॉर अनदर 100 डेज़, तो हो सकता है ये प्लैनेट पिंकी पोजीशन P2 से इट हैज़ कम टू पोजीशन P3। नाउ व्हाट विल हैपन टू द लाइन which is joining the planet and the sun, it will be looking something like this. I have to draw it again, something like this. अब इस बार जो एरिया कवर किया जाएगा वो एरिया कुछ इस तरह का दिखेगा। आई विल अगेन सपोज कि इसने 100 डेज़ में ही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल रहे हैं हम, तो इक्वल डेज़ के अंदर हमने रीडिंग लिया।
अगले 100 डेज बाद आई हैव ऑब्जर्व कि ये प्लानट अभी P2 से P3 मूव कर गया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इसने ऑरेंज वाला एरिया कवर किया है, ठीक है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑरेंज एरिया है, ऑरेंज एरिया इज इक्वल टू ब्लैक एरिया, वो जो शेड किया है ना मैंने ब्लैक से, ठीक है, यही बोल रहे हैं लॉ बस, कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, P1 प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन जब P2 और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन बन जाएगी तो वो कुछ एरिया कवर करेगी, ब्लैक वाली एरिया। वैसे ही जब वो P2 से P3 तक जाएगी वो लाइन, ठीक है, मतलब P2 और S को कनेक्ट कर रही थी सन को, देन P3 और S को करेगी, तब भी वो मूव होते होते कुछ एरिया कवर करेगी, दैट इज़ योर ऑरेंज वाला एरिया। तो अगर ये रीडिंग्स तुमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ली, मतलब 100 डेज में ली है, 200 डेज में ली है ये रीडिंग, तो क्या होगा, दोनों एरियाज कैसी आएंगी, सेम आएंगी, है ना। तो सिंपली ऑरेंज वाला एरिया इज इक्वल टू ब्लैक वाला एरिया। समझ गया तो वेल एंड गुड, वरना पता है क्या करना है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ। सो लेट अस स्टडी दैट केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर दादाचा थर्ड नियम, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं। ओके, तो केप्लर्स थर्ड लॉ की हम बात कर रहे थे, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है पीरियड या टाइम पीरियड जो होता है फिजिक्स में, उसका मतलब होता है कि कितना टाइम लगा एक चक्कर मारने में, ठीक है। वो जो चक्कर तुम बोल रहे हो वाला चक्कर नहीं, दूसरा चक्कर, ठीक है। एक चक्कर इन द सेंस एक सर्कुलर पाथ में एक राउंड तुमने कंप्लीट किया, जैसे इसी पॉइंट से ये एरो की तरफ से स्टार्ट किया, एक चक्कर मारा, वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। ऐसे एक चक्कर मार के यहीं पे वापस आ गए, तब बोलोगे तुमने एक रिवोल्यूशन किया है ना। एक रिवोल्यूशन, एक रोटेशन, एक वाइब्रेशन, है ना। ये एक रिवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन करने में जो टाइम लगा, दैट इज सिंपली टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको याद रखने का सबसे सही तरीका ये, इसका मैथमेटिकल फॉर्म याद रखो, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो भैया या सर वॉट एवर, T का मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड, T मतलब होगा टाइम पीरियड, अभी बताया टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने जो टाइम लगा वो, ठीक है। R का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गोला एंड सन, गोला नहीं सॉरी, प्लैनेट एंड सन। गोला मतलब भी प्लैनेट ही होता है वैसे, पीके मूवी देखा होगा शायद, है ना। सो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ बोल रहे हैं। अब यहाँ T² का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड, ठीक है। अब T² है ना, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब ये इक्वेशन को देख के, इक्वेशन नहीं बोल सकते, रिलेशन जो है ना, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, देख के उसको तुमको स्टेटमेंट में लिखना है बस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसके बाद में साइन कौन सा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस between the planet and the sun, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आई हैव रिटन एवरेज डिस्टेंस, कुठे गेलं, हाँ दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस इसलिए बोला हमने बिकॉज अगर तुम ऊपर वाले इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो P1 और S के बीच का डिस्टेंस, P2 और S के बीच का डिस्टेंस और P3 और S के बीच का डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं ना, अलग अलग है। P1 और S के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, P2 और S के बीच में थोड़ा बड़ा है एंड P3 और S के बीच में और ज़्यादा बड़ा है। अगर ये प्लैनेट और आगे जाएगा तो उसके बीच का डिस्टेंस, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है क्या, नहीं रह रहा है ना, बट हमको इसको रिलेशन दिखाना था कहीं ना कहीं, क्या बोलोगे, T² और R³ के बीच में रिलेशन दिखाना था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जब भी हमारे पास छोटी बड़ी क्वांटिटीज़ होती है ना, जैसे तुम्हारे क्लास में कोई लंबू है ना, कोई महालंबू है, कोई टिंगू है, कोई महाटिंगू है, तो व्हाट डू यू डू, अगर तुमको एवरेज क्लास का हाइट पूछा तो सबका हाइट ऐड करोगे, कोई 3 सेंटीमीटर का, सॉरी इतना छोटा कोई नहीं होता, जो भी होगा,
लाइक 200 सेंटीमीटर का, कोई 170 सेंटीमीटर का, कोई 150 का, कोई 140 सेंटीमीटर का, सबकी हाइट को ऐड करो, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 4 करो तो एवरेज हाइट आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो, है ना, इन सेंटीमीटर्स, ठीक। तो दैट विल बी एवरेज। तो जब क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा होती है तो हम एवरेज निकालते हैं, तो वहाँ पे हम एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, एंड इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, बोर्ड्स में आइदर तुमको सिंपली पूछ लेंगे कि स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऐसे पूछ लेंगे, या फिर ये डायग्राम दे देंगे, मैंने जो ऊपर ड्रॉ किया है ना, ये ऐसे शेडेड वाला, इकड़े ये शेडेड वाला डायग्राम ऐसा दे देंगे और पूछेंगे कि भाई आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कौन सा लॉ ये हैज़ बीन गिवन, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द लॉ स्टेटेड, ठीक है, एंड गिव द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो आइदर तुम तीनों लॉ चिपका दो, या फिर अगर स्पेसिफिकली ऐसा वाला डायग्राम दिया है जिसमें एरिया शेडेड है तो यू कैन राइट अबाउट द सेकेंड लॉ, दैट इज़ केपलर्स सेकेंड लॉ, या फिर लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। तो इस तरह के दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर कभी कभी MCQ में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला जो रिलेशन है इसके बारे में आ जाता है, लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो कभी ऐसा देखा रहेगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, टी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसा टी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यार करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू जो भी हमने आज पढ़ा है। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम मी और कोई भी वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।